नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल के घमासान में हुई अरविंद केजरीवाल की एंट्री। विज्ञापन जीवी केजरीवाल ने मुख्य सचिव के तबादले पर उठाए सवाल। जहां अरविंद केजरीवाल ने दिया बयान, कहा यह समय राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का है, ना कि लड़ने का है। तो इसके अलावा आपको बताते चले कि कांग्रेस की पार्टी के बड़े नेता भी इस पर दिखा चुके हैं अपनी मानसिकता का प्रमाण, क्योंकि कांग्रेस ने मुख्य सचिव के तबादले को बताया है लोकतंत्र की हत्या। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब बंगाल में लगातार चल रही गतिविधियों पर बयान देने वाले नेताओं की बंगाल हिंसा को लेकर आखिर क्यों नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। जहां एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव के तबादले को लेकर दिए गए बयान के बाद खुद को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जो अब तक बंगाल में 2 महीने से हो रही हिंसा पर चुप बैठे हुए थे, कोई भी प्रतिक्रिया उनकी इस पर सामने नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही मुख्य सचिव पर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया, बल्कि उन्हीं की गलतियों की वजह से अब देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल फड़फड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि वो अब मुख्य सचिव के तबादले को लेकर केंद्र सरकार की ओर से किए गए इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि बंगाल में हालांकि साइक्लोन का तूफान जरूर थम गया हो, लेकिन अब जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, इसकी गूंज अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। और इसी कड़ी में अब अरविंद केजरीवाल ने अपना शर्मनाक बयान देते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए कहा कि ये समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं, बल्कि कोरोना को हटाने के लिए, कोरोना को खत्म करने के लिए सरकारों के साथ मिलकर काम करने का वक्त है। जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि ये समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने का है। ये समय राज्य सरकारों की मदद करने का है, उन्हें टीके उपलब्ध करवाने का है। ये सभी राज्य सरकारों के साथ लेकर टीम इंडिया बनाकर काम करने का समय है। लड़ाई झगड़े और राजनीति करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। जी हां, इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि उन्होंने इस ट्वीट के साथ केजरीवाल ने उस खबर का आर्टिकल भी ट्वीट किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि चक्रवात और कोविड-19 के कारण बंदोपाध्याय बतौर मुख्य सचिव अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। जी हां, देखिए जिस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल इस कोरोना काल में, इस महामारी के दौर में सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के नाम पर खुद की राजनीति चमकाने के लिए केंद्र सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, वो इस वक्त मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम बात करें तो हम सब ने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन के नाम पर झूठ बोला था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम पर झूठ बोला था, और यहां तक कि जो अरविंद केजरीवाल ने 1 महीने के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का वादा किया था, वो भी किस तरीके से झूठा साबित हुआ हम सब ने देखा था। लेकिन बावजूद इन सब पर काम करने के अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपनी राजनीति चमकाने के लिए बंगाल को लेकर, बंगाल में लगातार घट रही गतिविधियों को लेकर बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। क्योंकि अगर वाकई अरविंद केजरीवाल को इससे तमाम खबरों से कोई फर्क पड़ता है, तो ऐसे में यह भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल अब तक चुप क्यों थे। बंगाल में जब महिलाओं के साथ नरसंहार किया जा रहा था, बंगाल में जब खुलेआम बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही थी, बंगाल में जब टीएमसी का समर्थन ना करने पर लोगों को मारा पीटा जा रहा था, आखिर तब अरविंद केजरीवाल कहां थे। लेकिन अब जब केंद्र सरकार की ओर से यहां पर कार्रवाई की गई, तो देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को धूमिल करने के लिए, मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए यहां पर साफ तौर पर बयानबाजी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। और इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, टूल किट गैंग के वो तमाम मेंबर भी लगातार इस मौके का फायदा उठाते दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्हें अब तक बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर कोई मतलब नहीं था। अब वो भी अब इस पूरे मामले को लेकर मैदान में कूदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी साफ तौर पर इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने इस पर बयान देते हुए कहा कि मुख्य सचिव का तबादला
तबादला लोकतंत्र की हत्या है। आपको बताते चले उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कदम से अराजकता पैदा होगी। जी हां, रणदीप सुरजेवाला ने अपना बयान देते हुए कहा कि बंदोपाध्याय को 3 महीने का सेवा विस्तार देने के 4 दिनों बाद ही आखिर वापस बुलाने का फैसला क्यों लिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी अपने बयान में देते हुए कहा कि यह देश के संविधान और सहकारी संघवाद पर घोर कुठारवाद है। अगर केंद्र सरकार को दलीय आधार पर विभिन्न राज्यों से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वापस बुलाने की अनुमति दी गई है तो विधि व्यवस्था और संविधान का पूरा ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। इसके अलावा सुरजेवाला ने मोदी सरकार से सवाल उठाते हुए साफ तौर पर यह भी लिखा, अपने बयान में यह भी कहा कि क्या प्रधानमंत्री और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इसका खुलासा करेंगे कि मुख्य सचिव को सेवा विस्तार देने के 4 दिनों बाद ही उन्हें किस कारण से वापस बुलाया गया। तो देखिए किस तरीके से लगातार जो बंगाल में अब तक जो हालात बने हुए थे उसको लेकर किसी की बयानबाजी सामने नहीं आ रही थी, बल्कि कांग्रेस की ओर से तो बल्कि ममता बनर्जी का समर्थन किया गया था। लेकिन जब हम सब ने देखा था कि कैसे देश के सर्वोच्च पद को लेकर असम्मान करने का काम ममता बनर्जी की ओर से किया गया था, किस तरीके से प्रधानमंत्री को खुलेआम अपमानित किया गया था, हम सब ने देखा था। और इसी के तहत आपको बताते चले कि सर्विस रूल्स के खिलाफ ये कार्रवाई बड़ी की गई। इसमें साफ तौर पर आज यानी कि 31 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव थे, उन्हें सुबह 10 बजे दिल्ली रिपोर्ट करना था, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें रिलीफ नहीं किया, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से बंगाल में ममता की तानाशाही चरम पर है। क्योंकि पिछले 2 महीनों से जो हम लगातार हालात बंगाल के देख रहे हैं उसमें कितना काम ममता बनर्जी ने किया हम सब ने देखा है। लेकिन आपको बताते चले कि एक बार फिर से ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बंगाल में लगातार काम होने का हवाला देते हुए मुख्य सचिव को भेजने से इनकार कर दिया है। ममता ने पीएम में चिट्ठी लिखी है और जिसमें साफ तौर पर मुख्य सचिव को रिलीव करने से इनकार कर दिया है। जी हां, ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में कई नियमों और संविधान का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा कि चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर को गलत करार दिया है और ऐसे में हम जिस सरकार ने हमें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया हुआ है, हम अपने मुख्य सचिव को वापस नहीं भेज सकते क्योंकि बंगाल में इस वक्त बहुत ज्यादा काम है। लेकिन क्या काम है, तस्वीरें हम सबके सामने हैं कि पिछले 2 महीनों से किस तरीके से ममता बनर्जी खुलेआम अपने टीएमसी के गुंडों से गुंडागर्दी करवा रही हैं। बल्कि गुंडे छोड़िए, ममता बनर्जी खुद किस तरीके से सीबीआई दफ्तर के अंदर जाकर बैठी थी, हम सबने देखा था। और किस तरीके से कानून मंत्री के सामने खुलेआम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई थी, ये हमने देखा था। और किस तरीके से आप सोचिए कि जो चक्रवात तूफान को लेकर जो प्रधानमंत्री की बैठक होने वाली थी उसमें ममता बनर्जी, उसमें ये मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय एक ही परिसर में होने के बावजूद भी लगातार किस तरीके से मैनिपुलेटिव तरीके से सोचिए आप वो बैठक में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ममता बनर्जी जो लगातार तमाम बहाने मारकर हवाला देने की वो कोशिश कर रही हैं, आखिर क्यों नहीं अपनी हार को स्वीकार कर पा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि ममता बनर्जी ने पहले ही ये कहा था कि अगर बैठक में शुभेंदु अधिकारी आते हैं तो वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। और इसका जिक्र एक बार फिर से ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी गई चिट्ठी में किया है। उन्होंने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं कि आखिर उस बैठक में विधायकों का क्या काम था और विधायकों का काम आखिर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी को वाकई ये अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और इस पर जवाबदेही देनी चाहिए कि जिस वक्त ममता बनर्जी और मुख्य सचिव को प्रधानमंत्री के साथ होकर समीक्षा बैठक में प्रदेश के हालातों को लेकर चर्चा करनी चाहिए थी, आखिर उस वक्त क्यों ममता बनर्जी ने जन सेवा से ऊपर अपना अहंकार रखा, जिसका खामियाजा ये हुआ कि जो बंगाल वासी थे, जो बंगाल की जनता थी, वो ना जाने कितने और सुविधाओं से वंचित हो गई। क्योंकि साफ तौर पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ और सिर्फ एक कागजी कार्रवाई के तहत अपनी चिट्ठी उन्हें सौंपी थी और 10 से 15 मिनट के भीतर ही उस समीक्षा बैठक की हॉल से बाहर आकर निकल गई थी, जिसको हम सब ने देखा था कि कैसे ममता बनर्जी ने खुलेआम देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद का अपमान किया था, किस तरीके से प्रधानमंत्री को अपमानित किया गया था, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन इन पर सवाल खड़े करने की बजाय ये
तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो रणदीप सुरजेवाला ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसे में बार बार सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से बंगाल में कश्मीर पार्ट 2 बनाने का काम किया जा रहा था, जिस तरीके से बंगाल में सोचिए इस कदर अत्याचार वहां पर लोगों पर हो रहा था कि लोगों को बंगाल तक छोड़कर जाना पड़ा, आखिर उस पर क्यों नहीं किसी ने सवाल खड़े किए। लेकिन अब जब केंद्र की ओर से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है पश्चिम बंगाल में, तो कैसे लगातार इन तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि इन तमाम नेताओं का दरअसल मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है पीएम नरेंद्र मोदी। और यही बड़ी वजह है कि चाहे हम कोई भी मसले ले लें, फिर चाहे वो किसान आंदोलन का ही मुद्दा क्यों ना हो, फिर वो चाहे तमाम अन्य मुद्दे क्यों ना हो, ये तमाम दल मिलकर सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने की फिराक में रहते हैं। और यही बड़ी वजह है कि बार बार इस तरह के वाक्यों में, इस तरह की घटनाओं में जो स्थिति धरातल पर होती है उसमें सवाल करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ केंद्र की ओर से की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जाते हैं, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को लेकर लगातार झूठ बोलते आए हैं, लगातार लोगों को बरगलाते आए हैं, वो आखिर अब तक बंगाल की हिंसा में चुप क्यों थे। और अब जब केंद्र की ओर से कार्रवाई की गई है तो अब उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी दी है ये वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है और वाकई बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भी है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।